ओएसी टीवी, पैगाम रहमत। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, मैं डॉक्टर जुनैद, पल्मोनोलॉजिस्ट फ्रॉम रियाद, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया के गाइडलाइंस आपको बताने जा रहा हूं, जो हज हेल्थ टिप्स है आपके लिए इंशाल्लाह ड्यूरिंग हज के दौरान मुफीद होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपको ड्यूरिंग जर्नी आपके सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप जितनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह आपका हज का सफ़र कामयाब होगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली हज के गाइडलाइंस में मैं इस तरह बताऊंगा कि बिफोर हज क्या करना है, ड्यूरिंग हज और आफ्टर हज। तो सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी जो है रेगुलर बॉडी चेकअप करवा लीजिए। साथ में आपके जो फिजिशियन है, रेगुलर फिजिशियन से एक मरतबा चेकअप कर लीजिए, ताकि वो गाइड आपको बताएंगे कि क्या दवा इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग हज और क्या दवा नहीं करना है। वो जो आपको गाइडलाइंस में बताएंगे, वो जो गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह। सो जो भी आप फिजिशियन आपसे अप्रोच करेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या दवा आपको लेनी है, क्या आपको जो है एहतियात बरतना है इंशाल्लाह। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको एक जनरल मेजर्स बताऊंगा। हज के लिए जाने के पहले आपको स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि लगेज आपका जो है कम से कम वेट जो है हैवी वेट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हैवी वेट आपके लिए ज़हमत बन जाएगा, क्योंकि आपको उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। जो लिफ्ट करने से बैक पेन हो सकता है। बैक पेन जो है इट में लास्ट फॉर फ्यू डेज़, तो जिससे कि आपकी हज के इबादत में खलल हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका वेट जो है कम से कम हो। दूसरी चीज़ जो है आपके हैंड कैरी का इम्पोर्टेंस ये रहेगा। हैंड कैरी जो है, हैंड ट्रॉली जो रहेंगी वो व्हील्स की रहे, ताकि आपको वेट उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि इसलिए क्या ईजी टू कैरी और आपके लिए जो है वो लगेज ले जाने के लिए आसानी होंगी। अब आपको मैं बताऊंगा आपको हैंड ट्रॉली में रखना क्या है, जो ताकि आपके लिए सफ़र में आसानी पैदा हो। तो देखिए, सबसे पहले जो है नॉर्मल क्लोथिंग जो है ना, कॉटन की क्लोथिंग रहना बेटर है, क्योंकि वहाँ का वेदर जो है 45-50 तक जा सकता है या उससे बढ़ के भी जा सकता है। तो इसी तरह के आपके कपड़े होना चाहिए। और हैंड ट्रॉली में 2 कपड़े, कम से कम 2 पेयर आपके कपड़े रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेन लगेज आने के लिए कभी कभी देर हो सकती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए। सेकेंड चीज़ जो है, आपको हैंड ट्रॉली में आपके जो है कॉमन मेडिसिन आपको रखना पड़ेगा। मैं आपको जो लिस्ट बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और साथ में रेगुलर मेडिसिन जो यूज़ करते हैं आपको वो रेगुलर मेडिसिन को जो है, आपकी सपोज आपकी जर्नी 1 महीने की है तो 2 महीने की दवा रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बैग मिस हो जाए। इसलिए 2 महीने की दवा रहने से आपके लिए बहुत सुकून बेहतर रहेगा, क्या ताकि वो दवाएं आपको वहाँ पर मिल नहीं सकती। इसलिए जो है हमेशा आप जो है ज़्यादा मेडिसिन रखिए, 2 महीने की मेडिसिन रखिए। और मेडिसिन को डिवाइड कीजिए हैंड ट्रॉली में और दूसरे बैग्स में, ताकि आपकी मेडिसिन जो है कहीं मिस ना हो जाए। जो आपकी ट्रॉली है और ट्रॉली में जो है कम से कम जो है आपके रेगुलर मेडिसिन भी चाहिए और जो है कॉमन मेडिसिन भी लेना ज़रूरी है, ताकि आप 1-2 दिन तक उसकी में आप दवा ले सकते हैं। अब आपके मेन लगेज खोलने के लिए आपको कभी टाइम लग सकता है। तो रेगुलर मेडिसिन की लिस्ट आपको मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ, यू कैन सी हियर। जो आपके रेगुलर मेडिसिन जो ले रहे हैं आप, वो जो है डायबिटिक के पेशेंट जो है वो इंसुलिन लिया सकते हैं विथ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। और क्योंकि इंसुलिन का क्या है, ले जाने के लिए उसका जो है टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो इस हिसाब से जो है इंसुलिन कैरी बैग्स मिलते हैं, उसमें जो है आप इंसुलिन के सिरिंजेस ले आ सकते हैं। बट जो है प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है उसके लिए, उसके बगैर आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको ये ट्रॉली में आपको जो है कम से कम 2 कपड़े के जोड़े रखना है, जो कॉटन के हो, और जो है कॉमन ड्रग्स हो, और जो है रेगुलर मेडिसिन जो आप बीपी शुगर के खा रहे हैं उसको ये रखना पड़ेगा। और साथ में जो है सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, ताकि आपको कभी एयरपोर्ट पे काफ़ी डिले होता है तो आपके जो है साथ में आपकी बिस्किट वगैरह हो, बिस्किट हो या कपकेक्स हो या चॉकलेट्स हो या डेट्स हो, ताकि क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर डाइट लेने में देर होंगी तो आपको शुगर आपकी डाउन हो जाएंगी। इस तरह से साथ में आपको जो अपने साथ में फूड साथ में रखना ज़रूरी है, ईजी टू कैरी एंड यू कैन, आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको आप अपना फूड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आपको आपके हैंड ट्रॉली में रखना है। सो आपको ये चीज़ का ख्याल करना है कि जाने से पहले जो है आपका ब्लड टेस्ट हो जाए, एक ECG हो जाए, तो आपके ताकि आपके ये जो रिपोर्ट वगैरह साथ में आप ले जाएंगे, आपके लिए बेस लाइन रहेगा, ताकि खुदा ना खास्ता आपको कुछ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बेस लाइन रिपोर्ट आपके लिए आपको मदद करेंगे कि फ्यूचर में क्या था, अभी प्रेजेंटली क्या रिपोर्ट्स है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए और अपने फिजिशियन से हमेशा जो है एडवाइस लीजिए कि क्या दवा खानी है, क्या नहीं खानी है।
ये होगा बिफोर हज। बिफोर हज आपको जो है वैक्सीन लगाना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब गाइडलाइंस है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो मेनिंजाइटिस को प्रिवेंशन के लिए देते हैं, वो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। साथ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरबिया गाइडलाइंस अगेन रिकमेंड करती है निमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो नॉर्मली जो है लोग नहीं लगाते हैं। वो वैक्सीन इसलिए लगाते हैं जो पेशेंट जो है जिसका क्रॉनिक इलनेस है, लाइक डायबिटिक पेशेंट है, किडनी की डिजीज़ है, या जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो जो है निमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाइए। याद रखिए, जो आपको वैक्सीन लगाती है मेनिंजोकोकल वैक्सीन, उसके साथ में जो है 2 एक्स्ट्रा वैक्सीन जो है लगाइए, जिसकी उम्र 60 ईयर्स के ऊपर हो और जिसको क्रॉनिक इलनेस, डायबिटिक, हाइपरटेंशन हो या किडनी डिजीज़ हो, वो लगाना बेहतर है, तो ताकि इंशाल्लाह उसके फ़ायदे अपनी जगह दुरुस्त रहेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपको मैं बिफोर हज के हेल्थ टिप्स बताया हूँ, उसको मैं एक रिपीट करता हूँ ताकि आप उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले आप ये देखना है कि आपकी बॉडी की नॉर्मल चेकअप हो, रेगुलर ब्लड टेस्ट हो जाए। सेकेंड चीज़, अपने फिजिशियन से आप जो है रब्ता कीजिए बिफोर गोइंग टू हज। तीसरी चीज़ जो है, आपको जो है दवाएँ जो है 2 बैग में ले जाना है ताकि कोई बैग मिस ना हो जाए, दवा मिस ना हो जाए। चौथी चीज़ जो है, आपको जो है नॉर्मल क्लोथिंग जो है कॉटन की हो, बेटर हो, जो आपको गर्मी में पहनने के लिए मुफीद हो। चौथी चीज़ जो है, ये ना मोबाइल फ़ोन आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मोबाइल फ़ोन के साथ में चार्जर रखिए, पावर बैंक रखिए, ताकि कभी आपका मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो जाए या मोबाइल मिस हो जाए। हो सकता है तो दो मोबाइल रखिए और पावर बैंक भी रखिए, इसके लिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। तो याद रखिए, दवाएं जो है आपके रेगुलर मेडिसिन्स हो, कॉमन मेडिसिन्स हो, और साथ में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, ताकि बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो, डेट्स हो, आप जो स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है रख लीजिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पे अगर लेट होगा तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है जनरल टिप्स है। आइए अब मैं बताता हूँ आपके ड्यूरिंग हज आपको जो है क्या एहतियात करना है। हज इंशाल्लाह बहुत ही स्मूथ आपकी इबादत हो, ताकि अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करें इंशाल्लाह। आप गए हैं इबादत के लिए, आपका गोल रीच करने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह की से ही मांगना है, अल्लाह से इबादत करना है और नबी के तरीक़े पे आपको हज करना है इंशाल्लाह। आपकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हज जो है सेहत एक नियामत है। जितनी आप सेहत पे आप अपना जो तवज्जो देंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा इबादत करने के लिए। सो आइए मैं बताता हूँ कि ड्यूरिंग हज आपको अपने सेहत के लिए क्या क्या चीज़ों का इंपॉर्टेंस देना है। सबसे पहले जो है, आपको जो है नींद ज़रूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे आपको सोना ज़रूरी है, ताकि आपकी दिन की इबादत में कुछ खलल ना हो। तो ये चीज़ क्या रखिए कि गुड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, हमेशा जो है 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो है, नॉर्मल वॉकिंग करना जरूरी है। आप जाएंगे, आप सिर्फ आराम करते रहेंगे, बैठे रहेंगे नहीं। नॉर्मल वॉकिंग करने से, जिसको स्पेशली डायबिटिक पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट है, उनके लिए क्या है बीपी और शुगर में कंट्रोल रहेगा। तो ट्राई टू डू वॉक एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स, तो वॉकिंग करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है, आपकी जो है बॉडी हाइजीन, बॉडी बाथ, क्योंकि वहाँ पर गर्मी है तो दिन में 3 या 4 मरतबा आप पानी नहाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या है, पसीने से क्या है, सॉल्ट आपकी बॉडी में सॉल्ट जो आता है, उससे जो आपकी बॉडी में इरिटेशन होता है, और कभी कभी क्या करता है, वो अर्टिकेरिया करता है। तो इस वजह से जो है, आप इसको हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए दिन में 3 या 4 मरतबा पानी नहाने का एहतमाम कीजिए। आप जैसा जानते हैं कि पाकी आधा ईमान है, तो हमेशा पाकी का ख्याल रखिए। और उसके बाद जैसे ही आप बॉडी बात लेंगे, और हाथ की सफाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाथ की सफाई ना होने से कई बीमारियाँ फैलते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं हमेशा जो है तवज्जो दीजिए कि आपकी हैंड वॉशिंग हो। सो हैंड वॉशिंग कब करें? आप किसी से मुसाफर करें, कहीं बाहर से आएँ, खाने से पहले हो, या कभी आपकी किसी से मुलाकात हो, या किसी से आप हाथ पे कुछ छींक आ गई आपको, इस तरह के जो है आपको हमेशा जो है हाथ की सफाई करना है। हाथ की सफाई करने के लिए 5 जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ सऊदी अरबिया के गाइडलाइंस है, कम से कम 7 स्टेप्स में आपको हाथ की सफाई करना है। आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके हाथ से की सफाई, ये हैंड पाम को रब कीजिए। सेकेंड जो है, विद इन द फिंगर्स जो है रब कीजिए। थर्ड थिंग जो है, इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स को जो है इस तरह रब कीजिए। चौथी चीज़ जो है, थंब को रब कीजिए। और 5वीं चीज़ जो है, रिस्ट को रब कीजिए। क्यों? अगर आप सब टिप्स को रब नहीं करेंगे, आप हाथ धोलेंगे, तो जरा से उन टिप्स पे रह सकते हैं। और हैंड वॉशिंग शुड बी एटलीस्ट फॉर 30 सेकंड। खाली लोग के हाथ वैसे धोते हैं नहीं, 30 सेकंड तक हाथ धोइए, ताकि जो आपके हाथ पे जरासीम आपके हैंड से दूर हो जाएं। तो हमेशा याद रखिए, हैंड वॉशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखते हैं हैंड वॉश करने से क्या है, कई बड़े बड़े बीमारियाँ आपको दूर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कोरोना की बीमारी है,
और जो है फ्लू सिम्टम्स है, निमोनिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड की बीमारी है या कंजक्टिवाइटिस है, सब चीज़ें जो है हाथ से फैलते हैं। तो इस बात से जो है कोशिश करें कि आपकी हाथ की सफाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आइए दूसरे मेजर्स जो है आपको करना क्या है, आपको रिलैक्स रहना है। आप जितना स्ट्रेस में रहेंगे, आपका मोबाइल का चार्जिंग खत्म होगी, स्ट्रेस मत लीजिए, अल्लाह से जिक्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, आप रिलैक्स रहेंगे। जितना रिलैक्स रहेंगे आपकी सेहत आपकी बेटर रहेंगी, उससे जो है आपकी इबादत में खलल ना हो। तो जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस पर रहने से आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, हेडेक होगा, नींद नहीं आएंगी, फिर आपकी इबादत में खलल होगा। और अल्लाह पे तवक्कल कीजिए, हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके मेहमान हैं, अल्लाह आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जो है कुछ बीमारी के बारे में बताता हूँ कि आपको कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी हो, खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी हो या आपके पड़ोसी दोस्त को बीमारी हो, तो उसको आप कैसा आप उनको इस चीज़ पे कैसा उस टाइम पे टैकल कर सकते हैं। तो याद रखिए, और दूसरों की हेल्प करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हज के दौरान इबादत के साथ में दूसरों का हमेशा ख्याल रखिए। दूसरा आदमी परेशान है, उसकी परेशानी में उसकी मदद कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको गाइड कीजिए, किसी भी तरह से किसी की हेल्प करना ज़रूरी है। अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। तो आप इबादत में जो है के साथ में ये भी शामिल कीजिए, किसी की मदद करना ज़रूरी है, ताकि आपके हज का इंपॉर्टेंस, आपकी हज के अल्लाह ताला इंपॉर्टेंस बढ़ा दे, आपकी हज का जो अजर है इंशाल्लाह बढ़ के जाए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको हज के दौरान जो है जनरल स्टेप्स जो लेना है, सबसे पहले बॉडी हाइजीन, 2-3 मरतबा पानी नहाना ज़रूरी है, हाथ की सफाई ज़रूरी है। हाथ की सफाई से कई बीमारियां दूर होते हैं। और आपको जो है 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, और नॉर्मल वॉकिंग करना, कम से कम दिन में 10-15 मिनट तक आप वॉक करना ज़रूरी है। और स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, ताकि जो है आपको जो है नींद अच्छी हो, आपकी इबादत में खलल ना हो। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। अब आइए मैं आगे बताता हूँ कि कुछ बीमारियों के बारे में आपको जानकारी हो, ताकि खुदा न खास्ता ये बीमारी के कुछ अलामतें आपके सामने आए तो उसको कैसा फेस करें, और या आपके साथी को कुछ बीमार हो उसको आप कैसा हेल्प कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मुमकिन है कि किसी को हेडेक होता है। हेडेक इसलिए होता है क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, आपकी नींद बराबर ना हो, आपका बीपी बढ़ गया हो, या किसी को माइग्रेन की बीमारी हो, तो उनको हेडेक होता है। तो कॉमन चीज़, जिसको नींद ना हो, किसी को स्ट्रेस हो या धूप की गर्मी से आदमी को हेडेक होता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जिसको हेडेक होता है वो आपने आपको काम रूम में सोने की कोशिश कीजिए। सोने से जो है स्ट्रेस को दूर करने से आपका हेडेक कम हो जाएगा। सो सेकेंड चीज़ जो है टैबलेट, पैराडोल, जैसे पैरासीटामोल जो है, जैसे कि इसका नाम क्रोसिन की गोली है, वो 2 गोली आप खा सकते हैं। 2 गोली सुबह में, 2 गोली शाम में खा सकते हैं, जिससे आपका, जिसको माइग्रेन है वो जो है आपका हेडेक कम करता है। दूसरी चीज़ जो है, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर हेडेक बढ़ गया है तो अपनी बीपी की दवा खाइए, साथ में ब्लड प्रेशर चेकअप करने की कोशिश कीजिए अगर मुमकिन है, नहीं तो कम से कम गोली खाकर आराम कीजिए। जैसा ही आप जो है रिलैक्स होंगे, आप सो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर आपकी बीपी की गोली से इंशाल्लाह कम हो जाएगा। सो हेडेक की वजह जो है, एक तो क्या है, कॉमनली बिकॉज आपके स्ट्रेस से आता है, बिकॉज ऑफ द सन स्ट्रोक से होता है, या न तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है, या न तो किसी स्ट्रेस से होता है। तो सारी चीज़ों का जो है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी रिलैक्स होइए और सोने की कोशिश कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर की दवा खाइए। अगर माइग्रेन की बीमारी है तो आप जो है क्रोसिन की गोली, पैरासीटामोल की 2 गोली खा सकते हैं, खा के आराम कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। खुदा न खास्ता आपको परसिस्टेंट हेडेक है तो जब आपको जो है हेल्थ क्लिनिक्स पर जाना पड़ेगा, जाके डॉक्टर से चेकअप करना पड़ेगा। ओके ना, उसके बाद में आपको जो है, क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, हो सकता है कि हीट स्ट्रोक हो या हीट का आपको अफेक्ट हो बॉडी पे। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आपको जो है सबसे पहले बॉडी को आपको रिवॉर्मिंग करना है, आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा, और बॉडी को कूल करने के लिए आपको पानी नहाना पड़ेगा। और अपने कपड़े जो है नॉर्मल क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स रहने से आपकी हीट स्ट्रोक से बचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपके जो है हीट से बचें, कैप का इस्तेमाल करें। थर्ड थिंग जो है, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इस वजह से जितना हो सके पानी, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, और जो है बॉडी बाथ लीजिए, जिससे जो है जिस्म की जो गर्मी है निकल जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद में जो है आपको जो है जो बीमारी, कॉमन बीमारी जो नज़र आती है ड्यूरिंग हज के दौरान, क्योंकि एक आदमी को ज़ुकाम हो तो दूसरे आदमी को उसका ज़ुकाम हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये करें, अगर आपको ज़ुकाम हो तो आप दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है, जो
फ्लू की बीमारी फैलती है, जैसा कि आपने देखा कोरोना की बीमारी फैलती है, कि उसको बचने के लिए डिस्टेंस रखिए, कम से कम 2 हाथ दूर रहने से क्या होता है, वो छींका मारेगा, वो खांसी आएगी तो वो उसके असरात आप भी नहीं आएंगे। हमेशा जो है जिसको भी ज़ुकाम हो उससे तकरीबन 2 हाथ दूर मेंटेन कीजिए। तीसरी चीज़ जो है, जो जिसको भी बीमारी हो वो कोशिश करें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सऊदी अरबिया के गाइडलाइंस है जो कॉफ एटिकेट्स, यानी किसी को खांसी आती है या किसी को छींक आती है, मिनिस्ट्री ऑफ गाइडलाइंस की हेल्थ है कि जो है टिश्यू पे छींकी है, अगर टिश्यू ना हो कम से कम जो है अपने हाथ पे इस तरह की, जैसे क्या होता है उससे क्या होगा, आपके जो जरासीम जो है हवा में नहीं आएंगे इस तरह से। इसलिए जो गाइडलाइंस में है एक कॉफ एटिकेट्स कहते हैं इसको, जो खांसी आए छींक आए तो हाथ पे टिश्यू में लीजिए, और वरना जो है आपके हैंड स्लीव पे लीजिए ताकि जरासीम दूसरों को ना फैले हवा के ज़रिए से। और तीसरी चीज़ जो है, आप अगर सिम्टम्स आ जाएं, आपको फ्लू सिम्टम्स है, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, बॉडी पेन्स हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो पर घबराइए मत। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी जो है बॉडी की एनर्जी बूस्ट कीजिए, डाइट अच्छा लीजिए। सेकेंड चीज़ जो है कॉमन मेडिसिन जो मैं जैसे बताया हूँ आपके साथ में अवेलेबल है, टैबलेट क्रोसिन, पैरासीटामोल टैबलेट 1 ग्राम टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। याद रखिए जो टैबलेट मिलती है 500 ग्राम 500 mg की मिलती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में खा सकते हैं। साथ में क्योंकि छींक ज़्यादा आ रहे हैं तो जो है डॉक्टर जो है एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, टैबलेट एविल है, टैबलेट सिट्रोजिन है, वो गोली अब रात में खाइए। ये गोली से हो सकता है कि आपको नींद आ सकती है, इसलिए बेटर है कि जब आपको सोने का टाइम है, जैसा कि आपको दिन में सोना है तो दिन में खा लीजिए, रात में सोने का है आपको तो रात में खा लीजिए। एक टाइम खाने से इंशाल्लाह आपकी सर्दी जो है छींक वगैरह इस पर फ़र्क पड़ेगा। या बॉडी पेन्स बहुत हो रहे हैं, बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो देन यू कैन ऐड टैबलेट बुरोफिन। आइबुप्रोफिन जैसा कि आपने लिस्ट में देख चुका है, वो गोली टैबलेट बुरोफिन 400 mg की हो या 600 mg की गोली, एक गोली खा सकते हैं, इंशाल्लाह से फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये सिम्टम्स आपके 2 दिन में कम हो जाएंगे, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, इसके लिए कि एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे खांसी बुखार होते हैं फ़ौरन एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वायरल डिजीज़ है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप से 2-4 दिन में कम हो जाएंगे। खुदा न खासा अगर परसिस्टेंट बुखार आपको 2 दिन के बाद भी है, खांसी बढ़ रही है और आपको कुछ सांस में तकलीफ हो रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर्स के पास जाइए, वहाँ पे जो क्लिनिक्स मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे अप्रोच कीजिए, तो वहाँ के डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे क्या करना है। तो ये था जो है फ्लू सिम्टम्स के बारे में, कैसा बचना है और दूसरों से कोई बीमारी फैलाने से कैसे बचना है। कॉफ एटिकेट्स के बारे में आप ख्याल रखिए ताकि बीमारी दूसरों को ना फैले। अगेन हैंड हाइजीन, हाथ की सफाई करते रहिए, जो भी, क्योंकि जरासीम आपको हाथ पे है तो आपके जिस्म में जो है दाखिल नहीं होंगे, उससे आपके लिए इसका बचने का तरीका है। तीसरी चीज़ जो है मास्क लगाइए, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो बॉडी की इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन है या किडनी की डिजीज़ है, बॉडी की इम्यूनिटी कम है, अगर आपका इन्फेक्शन आपके लिए थोड़ा मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली जब आप जो है जो सफ़र में जा रहे हैं या क्राउड में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करना बेहतर है। ये था फ्लू सिम्टम्स के बारे में। तीसरी बीमारी जो है आपको जो है जानकारी रहना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, आपको बीपी की दवा खा रहे हैं आप, तो अगेन आपके बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, तो आप जो है अपने ब्लड प्रेशर की दवा, नॉर्मल दवा खा लीजिए, और खा के अगेन यू हैव टू टेक रिलैक्स, बॉडी आपको रिलैक्स कीजिए और जितना हो सके सोने की कोशिश कीजिए। अगर सर में दर्द हो रहा तो टैबलेट पैरासीटामोल खाइए, खा के आराम करने की कोशिश कीजिए। अगर हेडेक बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, जैसा कि अब तक कभी आपको हेडेक ना हो, तो देन इज ए वार्निंग साइन, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कभी ऐसा हेडेक नहीं हो, सीवियर हेडेक है मतलब क्या है, आपके लिए कुछ ब्रेन में पैथोलॉजी, जैसा कि किसी को ब्लीडिंग होती है, द्वारा जो भी है, आपको ये चाहिए कि सीवियर हेडेक हो रहा है, गोली खाने के बाद कम नहीं हुआ तो देन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको टेस्ट करके एडवाइस करेगा क्या करना है। अब आइए उसके बाद में जो है हार्ट की बीमारी के बारे में आपको जानकारी हो। हार्ट के पेशेंट जो है रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। साथ में कभी आपको सांस पीने में दर्द हो रहा है और आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो डॉक्टर आपको जो है ज़बान के नीचे रखने की गोली देता है, उसका नाम है टैबलेट सॉर्बिट्रेट। वो टैबलेट रख लेकर फ़ौरन जो है
डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कीजिए। और अगेन जो है आपको रिलैक्स होने का, टेंशन में आएंगे, अब स्ट्रेस लेंगे तो हार्ट की बीमारी जो है आपके पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, उससे प्रॉब्लम आपको बढ़ सकता है। तो अगर हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे सीने में दर्द हो रहा है, या पसीना आ रहा है, या सांस फूल रही है, या आपको बहुत जिस्म में काफ़ी थकावट महसूस हो रही है, तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स है। ऐसे वक्त में अगर ऑलरेडी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लीजिए, ज़बान के नीचे गोली रख कर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी को हार्ट के पेशेंट सिम्टम्स नहीं थे पहले से, अभी उसको चेस्ट पेन हो रहा है, या पसीने आ रहे हैं, या पाल्पिटेशंस हो रहा है, या घबराहट हो रही है, और कमज़ोरी काफ़ी नज़र आ रही है, तो वो क्या करें, फ़ौरन जो हॉस्पिटल को जाइए। पॉलीक्लिनिक में जाने से आपको टाइम ख़राब होगा, डॉक्टर देखेगा, टाइम लगेगा। तो जैसे ही आपके हार्ट के सिम्टम्स के लिए जल्दी से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसलिए जो है आप कोशिश ये कीजिए कि बड़े हॉस्पिटल को जाइए, अवॉइड गोइंग टू पॉलीक्लिनिक्स। ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका हार्ट के पेशेंट है या हार्ट अटैक लग रहा है, तो फॉरन शुड गो टू बिग हॉस्पिटल, नॉट टू पॉलीक्लिनिक्स, टू अवॉइड डिले इन ट्रीटमेंट। याद रखिए, हमेशा याद रखिए। स्ट्रोक दिख रहा है, किसी के एकदम हाथ पैर में कमजोरी नजर आ रही है, चक्कर आ रही है, या ना तो बैलेंस बॉडी का डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोक की बीमारी है, तो फॉरन जो है अगेन गो टू बिग हॉस्पिटल, क्योंकि टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, नॉट गो टू पॉलीक्लिनिक्स। ये चीज़ का ख्याल रखिए। हार्ट डिजीज में या स्ट्रोक की बीमारी आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फॉरन जो है गो टू दी बिग हॉस्पिटल, नॉट टू दी पॉलीक्लिनिक। सो ये चीज़ों जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो है, अगर सपोज आप किसी को दमे की शिकायत है, जैसे को बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, वहाँ पर क्योंकि वेदर के चेंज होने से उनको ब्रोंकियल अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ड्राई वेदर है या सैंडस्टॉर्म से, तो वो जो है अपना जो पंप लेते हैं, उसको पंप को बराबर इस्तेमाल कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड साल्बुटामॉल इनहेलर। आपको मैं जो है मेडिसिन में आप लिस्ट में देखेंगे, साल्बुटामॉल इनहेलर लेना ज़रूरी है। तो वो बखा का इस्तेमाल करना भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जस्ट टिप दूंगा कैसा आप इस्तेमाल करें। पहले शेक कीजिए, सेकेंड रिमूव द कैप, थर्ड थिंग जो है पंप को जो है आप जो आपके ओरल कैविटी में रखेंगे, देन प्रेस कीजिए, देन ब्रेथ को होल्ड कीजिए, रिपीट, शेक, रिमूव द कैप, होल्ड द ब्रेथ फॉर फ्यू सेकेंड्स। साथ में जो है दूसरा पंप भी आता है यहाँ पे, जैसा कि इसको बोलते हैं, इंडिया में मिलता है एरोकॉट, सऊदी में मिलता है पल्मिकॉट, जिसमें जो है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहते हैं, वो चीज़ ज़रूरी है। अस्थमा का इलाज जो है साल्बुटामॉल का है, खाली जो है इमरजेंसी में काम करता है, मगर बेसिकली इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चाहिए, इट इज़ कॉल्ड एरोकॉट, सिम्बिकॉट और सेरिटाइट वगैरह वगैरह जो है इनहेलर आपको साथ में रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा। सो आइए मैं आपको कुछ पेट के बीमारी के बारे में बताता हूँ। गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक कॉमन बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपकी हाथ की सफाई ना हो या फूड की सफाई ना होने से जो है बीमारी आती है। तो किसी को खाया होते हैं, किसी को पैखने आते हैं, तो वो क्या करें, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, जितना बॉडी में आप फ्लूइड लूज़ कर रहे हैं उतना से जो है आपको फ्लूइड मेंटेन करना पड़ेगा, मीन्स हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट। तो खाए पैखने का सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे पहले पानी चाहिए, नमक चाहिए। जितना बॉडी से पानी लूज़ कर रहे हैं, जितना सॉल्ट लूज़ कर रहे हैं, उतना रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो याद रखिए, खाए पैखने का बेहतरीन इलाज जो है, ज़्यादा पानी पीजिए और जो है सॉल्ट लीजिए। सॉल्ट इन फॉर्म्स क्या है, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर को जो है पानी मिक्स करके लेना ज़रूरी है। जिस तरह ये दवा लेने से आपकी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन होगा, इंशाल्लाह जो है कॉम्प्लिकेशन जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के होते हैं उससे बचेंगे आप। साथ में अगर सपोज किसी को वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो है जो टैबलेट जो है ओमेप्राजोल आती है, पेंटोप्राजोल आती है, वो ले सकते हैं। तो मोशन ज़्यादा हो रहे हैं तो जो है बेस्ट थिंग बनाना मौज ऐसी चीज़ है जो मोशन को रोकता भी है, मोशन को लाता भी है। तो जिसको मोशन से ज़्यादा आ रहे हैं तो बनाना खाइए। साथ में जो है इंडिया में जो है लैक्टोबैसिलस की टैबलेट अवेलेबल है, डेट इज़ कॉल्ड टैबलेट स्पोरलेक की गोली, सुबह में 2 शाम में 2 खा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट खाए पकने का इलाज पानी ज़रूरी है। जितना पानी पीएंगे आपको जो है उसका कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। वरना ये होता है कि क्योंकि जिस्म का पानी चले गया और बॉडी में पानी कम है, उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, खाए पैखने का बेहतरीन इलाज जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज जो है, बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ज़्यादा पानी पीजिए और साथ में इलेक्ट्रोल पाउडर इस्तेमाल कीजिए। जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनको बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायबिटिक के पेशेंट्स को 2 कॉम्प्लिकेशंस या 3 कॉम्प्लिकेशंस जो है कॉमनली आ सकते हैं, जिसकी कभी किसी को शुगर डाउन हो जाती है। तो क्या करें, क्या अलामत आती हैं शुगर डाउन से? आदमी कभी फटीग महसूस करता है, काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है, भूख लगती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, पसीने आते हैं। सो ऐसे हालत में जो है फ़ौरन जो है शुगरी फूड जो है, चॉकलेट्स हो या ना तो कुछ डेट्स हो, फ़ौरन खा लें। क्यों?
कि शुगर कम होना जो है मोर डेंजरस देन दी हाई शुगर। याद रखिए, जब भी शुगर की जो है किसी की शुगर कम होती है तो कुछ ना कुछ शुगरी फूड खाना ज़रूरी है बिफोर गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि शुगर का कम होना डेंजरस फॉर ब्रेन। ब्रेन इज ग्लूकोज इज फ्यूल फॉर ब्रेन। जैसा ही ग्लूकोज कम होगा ब्रेन की इंजरी होंगी। तो याद रखिए, शुगर का कम होना मोर डेंजरस देन दी हाई शुगर। इसलिए जैसे ही शुगर कम होती है, शुगर के अलावा दिख रहे हैं तो आप कुछ फूड पार्टिकल्स फूड लीजिए जिसमें शुगरी फूड लीजिए, चॉकलेट्स है, जूस है या डेट्स है, वो बराबर इस्तेमाल कीजिए एंड देन गो टू अप्रोच डॉक्टर। अब जिसकी शुगर बढ़ी हुई है तो वो क्या करें, वो सबसे पहले अगेन बिकॉज शुगर बढ़ने से क्या होता है, पेशाब ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन होता है हमको, तो इस हिसाब से पानी ज़्यादा पीजिए, पानी का पीना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो दवा खा रहे हैं आप उसका डोज को डॉक्टर को कॉल कीजिए, डॉक्टर जो है आपका डोज एडजस्ट करेगा। मगर बिफोर कॉलिंग डॉक्टर याद रखिए हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी जिस्म से जा रहा है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है आपको। इस हिसाब से जो है हाई शुगर के लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पानी ज़्यादा पीजिए, देन आपका इंसुलिन का डोज या शुगर का डोज टैबलेट्स का डोज जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन के लिहाज से। ये चीज़ का ख्याल रखिए। और डायबिटिक पेशेंट को जो है अगेन क्योंकि पसीना ज़्यादा आने से डिहाइड्रेशन होता है, अगेन जो है डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए पानी का इस्तेमाल कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। आखिरी चीज़ जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए अपने पैर का ख्याल रखिए, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट को जो है नसें कमज़ोर होती है या पैर में कुछ जो सैंड पार्टिकल्स या कुछ कंकर चुभ जाने से क्या होता है महसूस नहीं होता, और वो इन्फेक्शन बाद में बढ़ के इट कॉज सेलुलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, यहाँ तक के हद तक के पैर काटना पड़ता कभी। तो इस हिसाब से डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि डेली अपने वज़ू करते वक्त पूरा पैर को साफ़ कीजिए, जो भी अगर कुछ सैंड पार्टिकल्स लगे हुए हैं, कुछ भी चीज़ भी रखी है उसको साफ़ कीजिए। फूड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, ताकि डायबिटिक फूड जो है कभी कभी इतना ही प्रॉब्लम करता है कि उसके पैर काटना पड़ता है। तो इस हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप पैर की सफाई करें। सो इंशाल्लाह मैं जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब के गाइडलाइंस बता चुका हूँ, जो जनरल मेजर्स है और हज हेल्थ टिप्स है, इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप भी इसकी जानकारी रखिए और ये मैसेज दूसरों को बताइए, ताकि जो है इंशाल्लाह आपके हज जो है सफ़र कामयाब हो। आप हज के दौरान आप भी हेल्दी रहिए, भी फिट रहिए। इस बंदे को और मर्सी टीवी को के लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।